बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल शेल थ्योरम्स की मदद से हल होगा। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। स्टेटमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो समझ लें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व। द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एटम, किसी एटम का कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज Ze। मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना लेता हूँ, इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में एक न्यूक्लियस, और उसके अंदर चार्ज की वैल्यू बता दी गई है Ze के इक्वल। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Ze। ये न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज है, जिसमें Z जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और E एलिमेंट्री चार्ज है। स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज Ze इन अ वॉल्यूम ऑफ रेडियस R। ये जो स्फीयर है न्यूक्लियस, इसका रेडियस बताया गया R के इक्वल। न्यूक्लियस का रेडियस कैपिटल R। Compare the force exerted on an electron inside the nucleus at a radius r/2। हमने न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर r/2 फासला पे, ये इसका सेंटर है स्फीयर का, इससे r/2 फासला पे इस जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी है। Compare the force exerted on electron inside the nucleus at radius r/2 with the force at radius capital R। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हो, इस जगह पे, जब हम रेडियस R की बात करते हैं तो हम सेंटर से फासला ले रहे। जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हो तब कितनी फोर्स लग रही है, और जब न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन इस जगह पे r/2 फासला पे हो तो तब कितनी फोर्स लग रही है। हमने उन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है। और यहाँ पे आगे फिर दो कंडीशंस बता दी गई हैं। हमने इन फोर्सेस को कंपेयर करना है जब चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। जब इस न्यूक्लियस के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो। और सेकंड पार्ट ये है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेडियस R। सेकंड कंडीशन ये है कि चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द न्यूक्लियस कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट को देख लें, समझ लें, क्योंकि ये बहुत एहतियात के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो स्टेटमेंट को ज़हन नशीन करें, इसको अच्छे से समझ लें। देखें एक दफ़ा फिर से, स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। किसी एटम के स्फेरिकल न्यूक्लियस में इतना पॉजिटिव चार्ज है इन आ वॉल्यूम ऑफ रेडियस R, और उसका रेडियस R के इक्वल है। कंपेयर द फोर्स exerted on electron inside the nucleus at radius r/2 with the force at radius r for a nucleus in which, ये आगे दो कंडीशंस हैं। हमने रेडियस R पे और रेडियस r/2 पे जब इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों केसेस में लगने वाली फोर्सेस का कंपैरिजन हासिल करना है। ये बताना है कि किस केस में फोर्स ज़्यादा लग रही और किस जगह पे फोर्स कम लग रही है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें शेल थ्योरम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शेल थ्योरम्स की स्टेटमेंट जहन में हो और उसके बारे में मालूम हो कि उनका मतलब क्या है।
तो हमारे पास दो शेल थ्योरम्स हैं। एक शेल थ्योरम को फर्स्ट शेल थ्योरम का नाम दिया गया और दूसरे को सेकंड शेल थ्योरम कहा जाता है। तो ये जो शेल थ्योरम्स हैं इनको एक नज़र देख लें ताकि हम अच्छे से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट शेल थ्योरम ये है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल exerts no electrostatic force on a point charge located anywhere inside the shell। अगर एक शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, शेल अंदर से खाली है, ये एक स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज है पूरे सरफेस के ऊपर। अगर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल के अंदर एक चार्ज को रख दें तो शेल जो है इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे इस शेल के अंदर कोई भी चार्ज रख दें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो शेल के ऊपर ये जो मौजूद चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। इसके प्रूफ भी आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं, वो देख लीजिएगा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इस अपने अंदर मौजूद किसी भी चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता। ये चार्ज सेंटर पे हो या कहीं भी चार्ज पड़ा हुआ हो, शेल के ऊपर मौजूद चार्ज इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो होगी। और सेकंड शेल थ्योरम ये है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल exerts an electrostatic force on a point charge outside the shell। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जैसे कि ये वाला था, ये एक चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा अगर वो चार्ज शेल के बाहर पड़ा हुआ हो। अगर चार्ज शेल के बाहर कोई पड़ा हुआ हो तो ये शेल उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि शेल से कुछ फासले पे यहाँ पे इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी। और ये फोर्स किस तरह से लगा रहा है, ये ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा शेल एज इफ ऑल द चार्ज ऑफ द शेल वर कंसंट्रेटेड इन अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। ये शेल इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा जैसे कि शेल का सारा चार्ज इसके सेंटर के ऊपर मौजूद हो। ये सारे का सारा चार्ज जैसे सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड हो, तो फिर ये इस तरह का केस बनेगा कि ये शेल एक पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा, तो शेल और ये चार्ज ऐसे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं जैसे ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो फिर हम कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स मालूम कर सकते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ मुख्तसर। अगर किसी चार्ज्ड शेल के अंदर कोई चार्ज मौजूद होगा तो उसके ऊपर शेल कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता, और अगर एक चार्ज्ड शेल के बाहर कोई चार्ज मौजूद हो तो शेल ऐसे बिहेव करता है, ऐसे इस पे फोर्स लगाता है जैसे कि शेल खुद भी एक पॉइंट चार्ज हो और शेल का सारा चार्ज उसके सेंटर के ऊपर मौजूद हो। तो अब इन दोनों शेल थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए हम कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट ये है, चार्ज डेंसिटी इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ये कंडीशन है कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। सो मैं ये चीज़ें नोट कर लेता हूँ। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ चार्ज डेंसिटी, उसको हम रॉ से ज़ाहिर करेंगे, दैट इज़ कांस्टेंट। और चार्ज डेंसिटी को इस केस में हम डिफ़ाइन करेंगे, ये क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और क्योंकि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये स्फेरिकल फॉर्म में है
और एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये वॉल्यूम नोट कर लें, ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो अब हम इस केस में अपने न्यूक्लियस के लिए चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल है, तो वॉल्यूम वी बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू चार्ज है जी और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने चार्ज डेंसिटी लिख ली अपने इस केस के लिए। और ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज रो इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मैं चार्ज के लिए लिख सकता हूँ चार्ज क्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब हम इन इक्वेशंस को कुछ नाम दे लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को लेके चल सकें। ओके, अब देखिए जी, हमारा जो फर्स्ट केस है इसमें हमने कहा कि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है और हमने फोर्स कंपेयर करनी है एट डिस्टेंस आर और एट डिस्टेंस r/2। तो सबसे पहले हम फासला r पे फोर्स मालूम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर दूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर से फासला r पे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ बाहर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है r के इक्वल, तो अब देखें ये पूरे का पूरा स्फीयर जो है ये चार्ज से भरा हुआ है। तो अगर हम इस सारे स्फीयर को छोटे छोटे शेल्स में डिवाइड कर लें, शेल थ्योरम्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस सारे स्फीयर को शेल्स में डिवाइड कर दूं तो किसी शेल का रेडियस कम होगा, दूसरे शेल का रेडियस उससे ज़्यादा, तीसरे का उससे ज़्यादा, फोर्थ का उससे ज़्यादा। तो हम इस सारे स्फीयर को बहुत सारे शेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और एक चार्ज, ये एक चार्ज जो शेल से बाहर पड़ा हुआ हो, शेल उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा जैसे कि शेल एक पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो क्या होगा, तमाम शेल्स इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, ये शेल भी, ये शेल, ये शेल, ये शेल, तो सारे शेल्स मिल के इसके ऊपर फोर्स लगा रहे और शेल्स ऐसे बिहेव कर रहे जैसे वो पॉइंट चार्ज हैं। तो जब हम तमाम शेल्स का चार्ज कैलकुलेट करेंगे, हम पूरे स्फीयर को शेल्स में डिवाइड कर रहे और तमाम शेल्स का अगर हम चार्ज नोट करें तो टोटल चार्ज बनेगा दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू ZE, जो कि पूरे न्यूक्लियस का चार्ज गिवन है, क्योंकि पूरे न्यूक्लियस के बाहर ये चार्ज मौजूद है। तो टोटल चार्ज ये तमाम शेल्स का ZE के इक्वल है और ये सारे का सारा न्यूक्लियस का चार्ज पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे सारे के सारे न्यूक्लियस का चार्ज, तमाम शेल्स का चार्ज उनके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। पहले शेल का चार्ज भी सेंटर पे, दूसरे का चार्ज भी ऐसे फोर्स लगा रहा है जैसे वो सेंटर पे है, तीसरे शेल का चार्ज भी इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है जैसे वो सारे का सारा सेंटर पे है। तो तमाम शेल्स के चार्ज को जब हम देखते हैं तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो तमाम शेल्स के सेंटर पे है। तो सारे के सारे स्फीयर का वॉल्यूम, सारे के सारे स्फीयर का चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो इसके सेंटर में मौजूद है। तो फिर ये इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि ये सेंटर के ऊपर चार्ज है Q इज़ इक्वल टू ZE और सेंटर से फासला R पे जितना कि इस न्यूक्लियस का रेडियस है, उस फासला R पे दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है Q0 इज़ इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है।
एक शेल बिहेव कर रहा इस तरह से, इस पे फोर्स लगा रहा है जैसे कि उसका चार्ज सेंटर पे है, दूसरा शेल भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसका सारा चार्ज सेंटर पे है। तो तमाम शेल्स का चार्ज इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो वो सारे का सारा न्यूक्लियस का चार्ज हमने इस तरह लिख लिया इस पॉइंट पे सेंटर पे, और उससे फासला r पे दूसरा चार्ज है Q0। तो अब इस डिस्टेंस r पे हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करेंगे कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ है F इज इक्वल टू, हम इस फोर्स को लिख लेते हैं F ऑफ R, फोर्स एट डिस्टेंस R इज इक्वल टू K Q0 ओवर R स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आएगी K, चार्ज Q की वैल्यू है ZE और Q0 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E ओवर R स्क्वेयर, फोर्स बिकम्स K ZE स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर। So this is force acting on electron at distance r from center of nucleus. So we name it as equation. We name it as equation 3. अब सेकंड हमने फोर्स मालूम करनी है एट रेडियस r/2। पहले हमने न्यूक्लियस के सेंटर से फासला r पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाली, अब हम r/2 डिस्टेंस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो इन दिस केस ये हमारी जो कंडीशन है इस तरह से बनेगी कि अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से पड़ा हुआ इस जगह पे है कि उसका डिस्टेंस सेंटर से r/2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, इसको मैं Q0 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब चार्ज Q0 जो है वो सेंटर से फासला r/2 पे मौजूद है। तो अब हमने इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो अब दोबारा से देखें कि अगर हम अपने इस न्यूक्लियस को, इस स्फीयर को छोटे छोटे शेल्स में डिवाइड कर दें, मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बना लेता हूँ। अगर हम इसको शेल्स में डिवाइड करें, अगर हम इसको छोटे छोटे शेल्स में डिवाइड कर दें, मुख्तलिफ शेल्स में, बहुत सारे शेल्स में डिवाइड कर दें पूरे स्फीयर को, तो यहाँ पे फासला r/2 के ऊपर एक चार्ज Q मौजूद है। तो हमने शेल थ्योरम में ये पढ़ा हुआ कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, अगर कोई चार्ज, ये शेल थ्योरम फिर देख लें, अगर कोई चार्ज शेल के अंदर मौजूद हो तो शेल उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। तो ये, इसको यहाँ देखिए, ये वाला चार्ज जिन शेल्स के अंदर मौजूद होगा, ये शेल्स हैं बहुत सी, ये शेल भी इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, ये शेल भी इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, ये शेल भी इस पे फोर्स नहीं लगा सकता। जिन शेल्स के अंदर चार्ज मौजूद है, ये वाला शेल भी फोर्स नहीं लगा सकता। ये चार्ज जिन शेल्स के अंदर मौजूद है, वो बाहर वाले शेल्स तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। तो फिर इस चार्ज के ऊपर कौन से शेल्स फोर्स लगा रहे हैं? वो शेल्स जो जिन शेल्स के बाहर ये चार्ज मौजूद है। मीन्स इस वाले केस में 0 से लेकर r/2 डिस्टेंस तक, यहाँ ओरिजिन से, सेंटर से r/2 फासले तक जितने भी शेल्स होंगे वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर वाले शेल्स इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही केस है जैसे ये चार्ज यहाँ पड़ा हुआ था और ये अंदर वाले शेल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे। तो ये जो तमाम इनसाइड शेल थे उनका टोटल फासला बनता था r के इक्वल, और यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक फासला बनता है r/2। तो अब ये जो शेल्स हैं इनसाइड r/2 फासला में, ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 0 से r/2 फासला के इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, और वो सारे का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा होगा इस पे फोर्स लगाने के लिए। तो अब हमें फोर्स मालूम करने के लिए 0 से r/2 स्फीयर के अंदर
इतने वॉल्यूम के अंदर चार्ज मालूम करना पड़ेगा, जैसे हमने टोटल वॉल्यूम का चार्ज मालूम किया था। सो हम जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, ये हमें शुरू में ही इस कंडीशन में स्टेटमेंट में बता दिया। पहले केस में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा, क्योंकि पहले पूरा न्यूक्लियस था और अब 0 से r/2 रेडियस तक न्यूक्लियस काउंट होगा। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना है हमारे इस वाले केस में। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इस केस में जो रेडियस है वो r/2 के इक्वल है। सो वॉल्यूम बिकम्स 4/3 पाई r/2 क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 8। और अगर मैं इस 1/8 को सेपरेट करूं, इसको हम v प्राइम कह लेते हैं, तो न्यू वॉल्यूम v प्राइम जो है दैट इज 1/8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम v। ये वॉल्यूम v का 1/8 टाइम्स रह गया। तो अब अगर हम चार्ज मालूम करना चाहें इस इक्वेशन के मुताबिक देखें तो चार्ज इनसाइड sphere of रेडियस r/2 इज, जो न्यू चार्ज है उसको q प्राइम कह लेते हैं, दैट इज रॉ v प्राइम। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हुआ, सो q प्राइम इज इक्वल टू डेंसिटी रॉ इंटू 1/8 इंटू v, मीन्स 1/8 रॉ v। q प्राइम इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ओरिजिनल चार्ज, q इज इक्वल टू रॉ v। तो ये टोटल चार्ज का 1/8 टाइम्स रह गया, ये न्यू चार्ज है। और शेल थ्योरम्स के मुताबिक जैसे हमने कहा कि एक शेल के ऊपर चार्ज उस शेल के सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, तो अगर हम 0 से r/2 के इस वॉल्यूम को, इस स्फीयर को बहुत सारे शेल्स में डिवाइड करें तो उन तमाम शेल्स का जो टोटल चार्ज है वो सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा, पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा और वो टोटल चार्ज ये बनता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फासला r/2 पे है तो उसका चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है q इज इक्वल टू ई, और सारे का सारा न्यूक्लियस का जो चार्ज है 0 से r/2 तक वो सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है और वो है q प्राइम। तो हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज ये q है और ये हम लिख लेते हैं q प्राइम। और इसको हम अगर हम फर्दर लिखें तो ये बनेगा 1/8, q की वैल्यू हमने लिखी है ze। सो दरमियान में फासला है r/2। अब हम कूलम्स लॉस लिखते हैं। कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स एट डिस्टेंस r/2 विल बी, ये हमने डिस्टेंस मेंशन किया, k q प्राइम, इसे q0 बोल देते हैं, q0 ओवर r/2 स्क्वायर। ये डिस्टेंस r/2, ये q0 और ये q प्राइम। सो दिस बिकम्स k q प्राइम की वैल्यू पुट कीजिए। इन दिस केस q प्राइम इज, हमने अभी कैलकुलेट किया, 1/8 ze। सो q प्राइम की वैल्यू रखेंगे 1/8 ze, and q0 is charge of electron that is equal to E, and this becomes r square over 4. Now we calculate it as force at distance r/2 is equal to 4
बाई 8 के जी ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ये 8 और 4 आपस में कट जाएंगे, ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये बटे में डिवाइड हो गया, सो दिस विल बिकम 1/2 के जी ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। और फर्दर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे फोर्स एट डिस्टेंस r/2 इज इक्वल टू हाफ, और इस चीज को देखिए जरा, के जी ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, के जी ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, दिस इज फोर्स exerted on electron at distance r। सो के जी ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर की जगह पे मैं एफ की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दिस बिकम्स फोर्स एट डिस्टेंस आर। और अब इनको कंपेयर करके हम देख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, इसको इधर ला के बटे में डिवाइड करें, दिस बिकम्स 1/2। सो आवर कंपैरिजन शोज दैट force at distance r/2 is equal to half of the force at distance r। अगर एक इलेक्ट्रॉन फासला r पे होगा, न्यूक्लियस के बाहर होगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो r/2 फासला पे लगने वाली फोर्स से 2 गुना होगी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से न्यूक्लियस के रेडियस के मिड पे आएगा तो फोर्स हाफ रह जाएगी। सो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा करें कि अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो रेडियस r पे और r/2 पे फोर्सेस को कंपेयर करें। तो ये हमारा रिजल्ट है कंपैरिजन के बाद। और इससे अगला जो पार्ट है उसको हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इससे अगली वीडियो में आप इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं।